नमस्कार। 23 मार्च 1931 में इसी तारीख को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उस समय आज के संसद भवन का नाम काउंसिल हाउस था। काउंसिल हाउस में सेफ्टी बिल पेश होने से 2 दिन पहले यानी 6 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त काउंसिल हाउस के असेंबली हॉल गए थे। वह वहां पर इसलिए गए थे ताकि ये देखा जा सके कि पब्लिक गैलरी से कैसे बम को असेंबली में फेंका जा सके। भगत सिंह यह तय कर लेना चाहते थे कि बम किसी ऐसी जगह पर फेंका जाए जहां से किसी को किसी तरह का बहुत बड़ा कोई नुकसान ना हो। भगत सिंह के आखिरी सालों की कहानी जानने से पहले आप यह जान ले कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या थे, जिनके खिलाफ भगत सिंह ब्रिटिश सरकार के कान खोलना चाह रहे थे। ब्रिटिश सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास कर चुकी थी। इस बिल के तहत मजदूरों द्वारा की जाने वाली किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई थी, यानी कि मजदूर कोई हड़ताल नहीं कर सकते थे। और पब्लिक सेफ्टी बिल, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार देता था कि सरकार बिना किसी पर केस दर्ज किए किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी संदेह के आधार पर। 8 अप्रैल 1929 यह दिन भारत के इतिहास में बहुत खास है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 11 बजे काउंसिल हाउस में दाखिल होते हैं। किसी का उनकी ओर ध्यान न जाए इसीलिए उन्होंने खाकी रंग की कमीज और हाफ पैंट पहन रखी थी। उसके ऊपर उन्होंने स्लेटी रंग का 4 खाने का कोट पहन रखा था। भगत सिंह ने एक विदेशी फेल्ट हैट भी लगाई थी। इसको उन्होंने लाहौर की एक दुकान से खरीदा था। वे लोग बगैर किसी बाधा के भीतर पहुंच गए। उस दिन दर्शक दीर्घा लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सदन में सर जॉन साइमन के अलावा मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर और MR जैकर भी मौजूद थे। भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम फेंकने की घटना के बारे में दुर्गादास ने अपनी मशहूर किताब इंडिया फ्रॉम नेहरू टू करजन एंड आफ्टर में पूरे विस्तार से लिखा है। दुर्गादास उस जमाने के मशहूर पत्रकार थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, 8 अप्रैल को जैसे ही अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सेफ्टी बिल पर अपनी रूलिंग देने के लिए खड़े हुए, भगत सिंह ने असेंबली के फर्श पर बम लुढ़का दिया। मैं पत्रकारों की गैलरी से बाहर निकलकर प्रेस रूम की तरफ दौड़ा। मैंने एक संदेश डिक्टेट कराया और API के न्यूज डेस्क से कहा कि वो इसे लंदन में राइटर और पूरे देश में फ्लैश कर दे। इससे पहले कि मैं फोन पर और कुछ विवरण देता तो फोन लाइन डेड हो गई। पुलिस वालों ने तुरंत असेंबली का मुख्य द्वार बंद कर दिया। मेरे सामने ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को हिरासत में लिया गया। लेकिन मेरी खबर को राइटर ने 3 घंटे तक नहीं चलाया क्योंकि उसका कोई फॉलोअप नहीं भेजा गया था। भेजा भी कैसे जाता? किसी पत्रकार को असेंबली हॉल से बाहर ही नहीं जाने दिया गया। उठते हुए धुएं के बीच स्पीकर विट्ठल भाई पटेल ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। भगत सिंह ने बम फेंकते समय इस बात का ध्यान रखा था कि असेंबली के किसी सदस्य की चोट ना आए, वह उसकी चपेट में ना आए। कुलदीप नैयर ने भी अपनी किताब विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखा है, ये बम कम क्षमता के थे और इस तरह फेंके गए थे कि किसी की जान न जाए। बम फेंकने के तुरंत बाद दर्शक दीर्घा से इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ पेड़ के पत्तों की तरह पर्चे गिरने लगे। उसका मजमून खुद भगत सिंह ने लिखा था। उन पर्चों का मजमून हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के लेटर हेड पर उसकी 30 से 40 प्रतियां टाइप की गई थी। पत्रकार दुर्गादास ने इनमें से एक पर्चे को उठा लिया था। उन्होंने इसे हिंदुस्तान टाइम्स के विशेष संस्करण में छाप भी दिया था। इस पर्चे का पहला शब्द था नोटिस।
इसमें लिखा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। पर्चे के अंत में कमांडर इन चीफ बलराज का नाम दर्ज था। दर्शक दीर्घ में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की, वो अपनी जगह पर ही खड़े रहे। उनको पुलिस ने घेर लिया। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी वो ऑटोमेटिक पिस्तौल सरेंडर की जिससे उन्होंने सैंडर्स को गोलियां मारी थी। भगत सिंह को यह अच्छी तरह पता था कि यह पिस्तौल सैंडर्स की हत्या में उनके खिलाफ एक बड़ा सबूत हो सकती है। पुलिस दोनों को अलग अलग थाने लेकर चली गई। भगत सिंह को कोतवाली में और बटुकेश्वर दत्त को चांदनी चौक थाने में ले जाया गया। ब्रिटिश खुफिया विभाग ने जब असेंबली में फेंके गए पर्चे की जांच की तो पाया कि लाहौर में सैंडर्स की हत्या के वक्त दीवारों पर चिपकाए गए पोस्टर और इन पर्चों में समानता थी। भगत सिंह द्वारा फेंके गए टाइप किए गए पर्चे और उन पोस्टरों को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ही जारी किया था और दोनों के भेजने वाले का नाम बलराज था, जो इस संस्था का कमांडर इन चीफ था। दोनों का पहला शब्द नोटिस था और दोनों का अंत इंकलाब जिंदाबाद के नारे से होता था। अंग्रेजों के पास सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह के शामिल होने के पहले कोई सुराग नहीं थे। यह पहला सुराग था जो अंग्रेजों के पास पहुंचा कि भगत सिंह उस हत्या में शामिल थे, उनको मारने में शामिल थे। भगत सिंह पर हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस पार्टी के आसफ अली ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा। भगत सिंह जो चाहते थे वही हुआ। इस घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भारतीय युवाओं के हीरो बन गए। अंग्रेज डर गए और फैसला हुआ कि जेल में ही अदालत लगाई जाएगी। इस मुकदमे में अंग्रेजों के वकील राय बहादुर सूर्य नारायण थे और मुकदमे के जज थे एडिशनल मजिस्ट्रेट पीवी पोल। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान वहां पर भगत सिंह के माता पिता भी मौजूद रहे। भगत सिंह को पहली बार अदालत में लाया गया तो उन्होंने मुट्ठियां भींचकर अपने ऊपर दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि दोनों को हथकड़ियां लगा दी जाए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विरोध नहीं किया। भगत सिंह के खिलाफ 11 लोगों ने गवाही दी। इनमें मुख्य गवाह थे सार्जेंट टेरी, जिन्होंने भगत सिंह को असेंबली में गिरफ्तार किया था। 4 जून को यह मुकदमा सेशन जज लियोनार्ड मिडिल टाउन की अदालत में ट्रांसफर किया गया और 12 जून को फैसला सुना दिया गया। अदालत ने भगत सिंह और दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भगत सिंह और बटुकेश्वर इस फैसले के खिलाफ अपील करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन साथियों ने इसके पक्ष में तर्क दिया कि अपील करने से देश में क्रांति के संदेश का प्रसार होगा, उसमें मदद मिलेगी। हाई कोर्ट में अपील लगाई गई, लेकिन 13 जनवरी 1930 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की अपील खारिज कर दी गई। जैसा कि पहले से लग रहा था ऐसा ही होगा और उन्हें 14 सालों के लिए जेल भेज दिया गया। बाद में सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी। अंग्रेज भगत सिंह से इतने डर गए थे कि उन्हें वक्त से पहले फांसी पर लटकाया गया था। वीर हमेशा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होते हैं। नमस्कार, आप बने रहे YRY लाइव के साथ।